है। कौन सा? क्वालिटेटिव। ठीक है, सबसे पहले हम परिमाणात्मक साधन देखेंगे। परिमाणात्मक साधन देखेंगे। सबसे पहला देखिए बैंक रेट। बैंक रेट क्या है? देखिए, जब भी आप लोन लेने जाते हैं बैंक में, ठीक है, आप बैंक में लोन लेने गए, किसी भी चीज़ का आप लोन लेने गए, तो आपको कोई ना कोई ब्याज दर पे करनी पड़ेगी कि आपने 100 रुपये का लोन लिया, उस पर मान लीजिए 10% का ब्याज है। ठीक है, ब्याज दर के अलग अलग नाम हैं। जब मैंने आपको जी सिक्योरिटीज़ बताई थी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, सरकार प्रतिभूतियां, जब मैंने आपको बताई थी तो मैंने आपको बताया था कि 1 साल से कम की अगर कोई जी सिक्योरिटीज़ जारी की जाती हैं तो उनको ट्रेजरी बिल कहा जाता है या राजकोषीय प्रतिभूति कहा जाता है। ठीक, सॉरी, ट्रेजरी बिल कहा जाता है या राजकोषीय बिल कहा जाता है। ठीक है, लेकिन अगर 1 साल से ज़्यादा के लिए ली जाती है तो उसी चीज़ को हम डेटेड सिक्योरिटीज़ या बॉन्ड या बंद कहते हैं। ठीक है, लेकिन उस समय मैंने आपको बताया था कि इंटरेस्ट रेट जो इन पे सरकार देने का वादा करती है उसको उस समय कूपन दर कहने लगते हैं, कूपन रेट कहने लगते हैं। उसी प्रकार जब आरबीआई किसी भी वित्तीय संस्था को, ध्यान दें, जब आरबीआई किसी भी वित्तीय संस्था को लंबी अवधि के लिए कोई लोन या ऋण देती है, उस पे लगने वाला जो इंटरेस्ट रेट है उसको क्या बोलेंगे? बैंक रेट। कुछ भी नहीं है, सिर्फ इंटरेस्ट है ये, इसका नाम चेंज कर दिया है। जब आरबीआई किसी भी बैंक को लंबी अवधि के लिए किसी भी वित्तीय संस्था से मेरा मतलब सिर्फ बैंक नहीं है, किसी को भी दे सकता है, सरकार भी हो सकती है, बैंक भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन अगर लंबी अवधि के लिए दे रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम? बैंक दर। क्लियर है? अब ये बैंक दर देखिए अलग अलग तरीके से हो सकती है। एक होती है डियर मनी पॉलिसी, एक होती है चीप मनी पॉलिसी, महंगी ऋण नीति और सस्ती ऋण नीति। ये क्या है? महंगी ऋण नीति, महंगी ऋण से क्या मतलब है कि ऋण महंगा हो जाए। ठीक है, सस्ती ऋण नीति, सस्ती ऋण सस्ता हो जाए। अब आप खुद से दिमाग लगाइए, लॉ ऑफ सप्लाई ऑफ लॉ ऑफ डिमांड दोनों को कंबाइन करके इसमें अप्लाई करने की कोशिश करिए मेरे साथ कि डियर मनी पॉलिसी, महंगा ऋण महंगा कब होगा? सोचिए, ऋण महंगा केवल और केवल उस केस में हो सकता है जब ब्याज दर ज्यादा। ब्याज दर अगर ज्यादा होगी तो ऋण महंगा होगा, ब्याज दर अगर कम होगी तो ऋण सस्ता होगा। तो महंगा ऋण कब हो सकता है? जब ब्याज दर ज्यादा हो। तो ब्याज दर ज्यादा कब होगी? जब आरबीआई बैंकों को जो ऋण देता है वो ऋण में जो वो इंटरेस्ट लगा रहा है, यानी बैंक दर जो है उसको बढ़ा दे। अगर आरबीआई बैंक को देने वाले ऋण का बैंक दर बढ़ा देगा या इंटरेस्ट बढ़ा देगा तो बैंक जब कस्टमर को वो ऋण देगा तो उसको भी बढ़ा कर देगा या घटा कर देगा? ऑब्वियसली बढ़ा कर देगा, क्योंकि जब उसको ही कोई चीज महंगी मिल रही है तो ऑब्वियसली वो नीचे कस्टमर को भी महंगी देगा। तो देखिए आपका ऋण लेना कैसा हो गया? महंगा हो गया। आपका ऋण लेना महंगा हो गया, ये कैसी नीति हो गई? डियर मनी पॉलिसी, महंगी ऋण नीति। महंगी ऋण नीति मतलब आरबीआई ने बैंक रेट को बढ़ा दिया। इससे मुद्रा के प्रभाव पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? जब ऋण लेने के ऊपर ब्याज बढ़ गया, आप बैंक में गए, ठीक है, आपको बैंक वालों ने बोल दिया कि साहब 60% ब्याज लगेगा, अब लेंगे क्या लोन? बिल्कुल नहीं लेंगे। क्यों लेंगे? आपको मालूम है इतना ज़्यादा इंटरेस्ट क्यों पे करें आप? जो चीज़ आपको कम इंटरेस्ट रेट में किसी टाइम पे मिल सकती है उस चीज़ के लिए आप ज़्यादा इंटरेस्ट रेट क्यों देंगे? ठीक है, तो ये आपके लिए कैसी चीज़ हो गई? महंगी ऋण नीति। अब आप बैंक गए, वहाँ पे उनने बोला कि भाई साहब 10% में ही मिल रहा है, आपको होम लोन लेना है 10% में मिल जाएगा। अब आपने बोला हाँ यार 10% में तो ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि कम इंटरेस्ट लग रहा है आपका, ये आपके लिए सस्ता ऋण होगा। कैसे? 10,000 रुपये का आपको मान लीजिए 10 लाख रुपए का लोन लेना है। अब आप 10 लाख रुपए के 11 लाख रुपए भरना चाहेंगे या 10 लाख रुपए के 15 लाख रुपए भरना चाहेंगे, ये आपके ऊपर है। आप कितने पैसे वाले हो? अगर पैसे वाले होते तो आपको ऋण लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर आपको ऋण लेने की जरूरत पड़ रही है इसका मतलब क्या है? आपको ये चीज सोचना पड़ेगी, इकोनॉमिक्स आ गई बीच में। ठीक है, तो 10 लाख रुपए के लोन को आप ऑब्वियसली 11 लाख रुपए ही भरना चाहेंगे। तो 11 लाख रुपए कब भरेंगे? जब ब्याज दर कम होगी। ब्याज दर कम होना मतलब सस्ता ऋण मिलना, ब्याज दर अधिक होना मतलब महंगा ऋण मिलना। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज आप
एग्जाम्पल जरूर मैंने आपका दिया है, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान देने की है वो क्या है कि बैंक दर क्या है, आरबीआई से बैंक को दिया जाने वाला लोन, ना कि बैंक से आपको दिया जाने वाला। बैंक जो आपको दे रही है वो तो ब्याज दर ही है, लेकिन जो आरबीआई बैंक को दे रही है वो बैंक दर है। क्लियर, लंबी अवधि के लिए, ठीक है, क्योंकि जो रेपो और रिवर्स रेपो के बारे में हम पढ़ेंगे वो छोटी अवधि के लोन होते हैं, ठीक है। तो आरबीआई के द्वारा बैंकों को लंबी अवधि के लिए दिए जाने वाले लोन पे जो दर अप्लाई होती है उसको बोलते हैं हम बैंक दर। क्लियर, बढ़े आगे, ठीक है। नेक्स्ट है कैश रिजर्व रेशो, वेरी इंपॉर्टेंट, नकदी कोष अनुपात। देखिए बहुत कंफ्यूजन होता है सीआरआर और एसएलआर में, ठीक है। दोनों बहुत ध्यान से समझिए, बहुत सिंपल चीजें अगर अच्छे से समझ ली तो। क्या है सीआरआर, उसको समझने से पहले आप समझिए कि एनडीटीएल क्या होता है, शुद्ध मांग एवं समय देनदारियां क्या होती हैं। देखिए आप बैंक गए आप, ठीक, बैंक में आप बैंक गए, बैंक वाले ने आपको बोला कि सर हमारे यहां पर खाता खोल लीजिए। अब खाता आप कौन कौन सा खोल सकते हैं, बचत खाता खोल सकते हैं, चालू खाता खोल सकते हैं, सावधि खाता खोल सकते हैं, जिनको इंग्लिश में आप शायद ज़्यादा अच्छे से जानते होंगे, सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट और फिक्स्ड डिपॉजिट, ठीक है। अब ये आपके ऊपर है कि आपको कौन सा अकाउंट खोलना है। जनरली लोग बाग कौन सा अकाउंट खोलना पसंद करते हैं, सेविंग्स और करंट। क्यों, वाई, क्यों लोग बाग फिक्स्ड डिपॉजिट नहीं कराते, सब जानते हैं क्यों नहीं कराते फिक्स्ड डिपॉजिट। जबकि देखिए फिक्स्ड डिपॉजिट पे आपको लगभग 8 से 8.5% का ब्याज मिलता है और चालू खाते पे आपको 3 से 3.5% का ब्याज मिलता है। तब भी लोग बाग फिक्स्ड डिपॉजिट की तरफ कम जाते हैं और सेविंग्स और करंट की तरफ ज़्यादा जाते हैं। क्यों, क्योंकि इन दोनों में जब आप पैसे जमा करते हैं तो आप किसी भी वक्त इसमें से पैसे निकाल सकते हैं। मान लीजिए आज आपने इसमें 100 रुपये जमा करें, कल आपको 50 रुपये की ज़रूरत है तो आप कल गए बैंक और इसमें से आपने 50 रुपये निकाल लिए। आपको जब भी मांग होगी बैंक की तरफ से तब आप उससे ये 50 रुपये मांग सकते हैं कि ला भाई 100 रुपये जमा किए थे, मुझे 50 रुपये दे दो आज, ठीक है। लेकिन वहीं फिक्स्ड डिपॉजिट में क्या स्थिति है, फिक्स्ड डिपॉजिट में आपको एक निश्चित समय के लिए उस पैसे को रखना पड़ेगा। निश्चित समय के लिए पैसे को रखना पड़ेगा मतलब कल आप गए, आपने 100 रुपये दिए बैंक को और बैंक ने फिक्स्ड डिपॉजिट कर दिए 1 साल के लिए। अब आप 1 साल से पहले 100 रुपये को नहीं निकाल सकते। भले ही आपको कल 50 रुपये की ज़रूरत है, आप बैंक के पास गए, आपने बैंक से बोला कि भाई साहब मैंने कल 100 रुपये जमा किए थे, मेरे को 100 रुपये वापस दे दो। नहीं देगी, क्यों, क्योंकि आपने 1 साल के लिए कराई है। हाँ, आप अपना फिक्स्ड डिपॉजिट तोड़ सकते हो और फिक्स्ड डिपॉजिट तोड़ने का आपको कुछ ना कुछ चार्ज लगेगा। हो सकता है आपको 100 रुपये के 90 रुपये मिले, लेकिन यहाँ आपको 100 रुपये जमा किए थे तो आप 100 रुपये कभी भी निकाल सकते हो। मतलब आपको जब भी मांग लगेगी, आपने जो पैसा बैंक को दिया है, आपको जब भी उस चीज की मांग होगी आप उस पैसे को बाहर निकाल सकते हो। ऐसी लायबिलिटीज, देनदारियां, उनको बोलता हूं मैं मांग देनदारियां, मांग देनदारियां या डिमांड लायबिलिटीज। डिमांड लायबिलिटीज किसको बोलूंगा, डिमांड लायबिलिटीज, डिमांड लायबिलिटीज ऐसी लायबिलिटीज जिनको जब मैं मांग करूं उस समय मुझे मिल जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फिक्स्ड डिपॉजिट, ये है टाइम लायबिलिटीज। टाइम लायबिलिटीज मतलब समय देनदारियां, मतलब ये एक निश्चित समय के लिए होती हैं और निश्चित समय खत्म होने के बाद ही आप इसमें से पैसा निकाल सकते हैं। क्लियर, उससे पहले आप इसमें से पैसा नहीं निकाल सकते। अब मैं बोल रहा हूं ये देनदारियां, पहले तो आप एक चीज समझने की कोशिश करिए कि ये देनदारियां होती क्या हैं, ये लायबिलिटीज है किस चिड़िया का नाम, ठीक है। तो ये भी देख लेते हैं कि ये लायबिलिटी होती क्या है।
उससे आपको और समझ आ जाएगा कि डिमांड लायबिलिटीज और टाइम लायबिलिटीज से मेरा मतलब क्या है। ठीक है, ये बैंक है, ठीक। अब इस बैंक में ये जमाकर्ता के पास मान लीजिए 100 रुपए थे, ठीक है। ये 100 रुपए उसने बैंक में जमा कर दिए। ये 100 रुपए जब उसने बैंक में जमा करे तो या तो वो सेविंग्स अकाउंट में जमा कर सकता है या वो फिक्स्ड डिपॉजिट में जमा कर सकता है। क्लियर? ये 100 रुपए थे उसके पास, उसने सेविंग्स में या फिक्स्ड डिपॉजिट में जमा कर सकता है। मान लीजिए किसी में भी कर दिए, उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है, उसने पूरे 100 रुपए जमा कर दिए। अब ये 100 रुपए जो है ये बैंक को वापस जमाकर्ता को लौटाना ही लौटाना है। ये 100 रुपए तो लौटाना ही है, साथ में इस पे कुछ ना कुछ इंटरेस्ट भी वापस लौटाना है। मतलब बैंक को जमाकर्ता को जो पैसा लौटाना है वो उसकी लायबिलिटी है, देनदारी है। मतलब ये उसको पैसा लौटाना है, ये उसका पैसा नहीं है, ये कस्टमर का पैसा है जो उसे लौटाना है। अब कब लौटाना है वो डिपेंड करेगा सेविंग्स और फिक्स्ड डिपॉजिट डिमांड लायबिलिटी है कि टाइम लायबिलिटी है। जब भी वो मांगे तब वापस करना है या एक निश्चित समय के बाद वापस करना है। अब ये जो 100 रुपए उसके पास आ गया है, इस 100 रुपए का वो क्या कर सकता है? इस 100 रुपए को वो ऋण के रूप में बाजार में दे सकता है, लोन उठा सकता है बाजार में। बैंक क्या कर सकता है? लोन दे सकता है। अब बैंक ने ये 100 रुपए बाजार में दिया है तो ये जिसको भी दिया है उसको बैंक को लौटाना पड़ेगा। तो जिसने ऋण लिया है उसके लिए तो ये लायबिलिटी है, लेकिन ये बैंक का क्या है? बैंक का ये एसेट है। एसेट मतलब ये जो पैसा उसने बाजार में दिया है उससे बैंक की कमाई होने वाली है। क्लियर है? जिस पैसे से बैंक को कमाई होने वाली, यानी जो बैंक का पैसा है वो क्या कहलाएगा? अस्तियां, एसेट। क्लियर है? बैंक को जो पैसा उपभोक्ता को देना है, कस्टमर को देना है, वो क्या है? उसकी लायबिलिटी। लेकिन बैंक को जो पैसा दूसरों से लेना है, जो ऋण के रूप में उसने दिया या किसी भी रूप में किसी को दिया है, वो कहलाएगा उसकी एसेट या अस्तियां। क्लियर है? तो अब आप इस चीज को समझने की कंडीशन में आ गए हैं कि एनडीटीएल क्या होता है। एनडीटीएल क्या होता है? एनडीटीएल मतलब शुद्ध मांग व समय देनदारियां क्या होती हैं। देखिए मैंने आपको बता दिया है मांग देनदारियां क्या होती हैं, जो कभी भी आप मांगे तो आपको मिल जाए। समय देनदारियां क्या होती हैं, जो एक निश्चित समय के लिए हमने कहीं पर जमा कर रखी हैं और समय खत्म होने के बाद ही हमको मिलती हैं। तो शुद्ध बात कर रहा हूं मैं, निवल भी बोल सकते हैं, शुद्ध या निवल। याद करिए हमने जब जीडीपी पढ़ी थी तो वहां एनडीपी भी पढ़ी थी, और वहां मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करूंगा तब तो मैं ओवरऑल सब चीजों को लूंगा, लेकिन जब मैं नेट की बात करूंगा तो मैं किसकी बात करूंगा? उसमें से कुछ ना कुछ माइनस करना पड़ेगा। जैसे जीडीपी से एनडीपी में जाना है तो मुझे डिप्रेशिएशन को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है? ऐसे ही मैं यहां किसकी बात कर रहा हूं? नेट की। नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। ठीक है? तो मैं नेट की बात कर रहा हूं, तो नेट की बात कर रहा हूं मतलब मुझे कुछ ना कुछ घटाना पड़ेगा। किसमें से घटाना पड़ेगा? देखिए बैंक जो है, बैंक के पास जमाकर्ता ने जितने भी पैसे जमा किए हैं, जमाकर्ता ने उसको उसने चाहे डिमांड लायबिलिटीज के अंतर्गत रखा हो, चाहे टाइम लायबिलिटीज के अंदर रखा हो, यानी चाहे सेविंग्स अकाउंट में रखा हो, चाहे फिक्स्ड डिपॉजिट में रखा हो, उन दोनों को मिलाकर जितना भी रखा होगा, यानी टोटल डिमांड लायबिलिटीज और टोटल फिक्स्ड टाइम लायबिलिटीज, जितनी भी समय देनदारियां हैं और जितनी भी मांग देनदारियां हैं, उनको अगर मैं मिलाकर बात करूं तो मिलाकर उनको बोलूंगा ग्रॉस टाइम एंड डिमांड लायबिलिटीज। ठीक है? GDTL, ग्रॉस डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। इसमें से
इंटर बैंक डिपॉजिट घटा दूं, इंटर बैंक डिपॉजिट, इंटर बैंक डिपॉजिट को एनडीटीएल के अंतर्गत नहीं लिया जाता है। क्या मतलब है इसका? अंतर बैंक देनदारियां। क्या है ये अंतर बैंक जमा? यानी एक बैंक ने अपना पैसा निकालकर दूसरे बैंक में रख दिया है, बाजार में नहीं किया। जब तक बाजार में नहीं जाएगा वो हम लायबिलिटीज में नहीं ले सकते, ठीक है। एक बैंक ने अपना पैसा उठाकर दूसरे बैंक में रख दिया, तो ऐसा होता है। क्यों होता है उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे अभी। लेकिन अगर किसी अपने एक बैंक ने उठाकर अपना पैसा दूसरी जगह रख दिया तो उसको इस एनडीटीएल के कंसेप्ट में हम नहीं लेते, ठीक। तो एनडीटीएल क्या हो गया आपका? जीडीटीएल माइनस इंटरबैंक डिपॉजिट। मतलब आपकी जो शुद्ध मांग और समय की लायबिलिटीज थी, मतलब बैंक के पास वो पूरा का पूरा पैसा बैंक में जो उसने जमा कर रहा है उसको हटाकर जो पूरा का पूरा पैसा है उसको मैं क्या बोलूंगा? एनडीटीएल, ठीक है। एग्जाम्पल से बता देता हूं आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए ये बैंक है, ठीक है। इस बैंक में एक जमाकर्ता ने 100 रुपये जमा किए, ठीक है, जिसमें से 60 रुपये मान लीजिए उसने सेविंग्स अकाउंट में जमा किए हैं और 20 रुपये जो है उसने फिक्स्ड डिपॉजिट कर दिए हैं, ठीक है। और सॉरी 40 रुपये उसने फिक्स्ड डिपॉजिट कर दिए हैं। अब बैंक ने क्या किया? इसमें से 20 रुपये उठाकर दूसरे बैंक में रख दिए हैं, ठीक है। 20 रुपये उठाकर दूसरे बैंक में रख दिए हैं। तो मेरे लिए एनडीटीएल की क्या है वैल्यू? एनडीटीएल की वैल्यू है मेरे पास ये डिमांड लायबिलिटी। टोटल कितनी है डिमांड लायबिलिटी? 60। टाइम लायबिलिटी कितनी है? 40। और उसमें से दूसरे बैंक में कितना पैसा रख दिया है वो माइनस करना पड़ेगा, यानी 20। यानी कुल एनडीटीएल अभी मेरे पास है 80 रुपये। ये 80 रुपये मेरी देनदारियां हैं। क्यों? क्योंकि ये 20 तो मुझे मिल ही जाना है। ये 20 मेरे लिए रिस्क पर नहीं है, ये 20 तो मुझे मिल ही जाना है, लेकिन ये रिस्क पर है। क्यों? ये मैं बाहर ऋण के रूप में दूंगा। क्लियर? तो क्या है एनडीटीएल? ग्रॉस डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी माइनस इंटरबैंक डिपॉजिट्स। क्लियर? ठीक है। ये देखिए इसको चार्ट के रूप में वही चीज यहां बता रखी है। अब शायद आप इस चार्ट को देखकर समझ जाएंगे कि ये चार्ट में क्या बना हुआ है, ठीक है। वो मैंने आपको मैनुअली बनाकर बता दिया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हाँ, क्रेडिट स्क्वीज और क्रेडिट एक्सपेंशन, ऋण अधिसंकुचन और ऋण विस्तार। क्रेडिट स्क्वीज, स्क्वीज मतलब कम हो जाना, विस्तार मतलब फैल जाना। क्लियर है? आप तो और ये सब छोड़िए, ये सब क्या लिखा है वो सब उधर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आप तो ये समझिए स्क्वीज यानी अधिसंकुचन का क्या मतलब है? सिकुड़ जाना। एक्सपेंशन का मतलब है विस्तार। अब उसके आगे जो भी चीज जुड़ जाए उस चीज का आपको विस्तार करना है और उसी चीज को संकुचित करना है। तो सबसे पहले क्या जुड़ रहा है उसके आगे? ऋण अधिसंकुचन, ऋण का सिकुड़ जाना। ऋण का सिकुड़ जाना का क्या मतलब है? ऋण का सिकुड़ जाने का मतलब यह है कि बैंक जो ऋण दे रही है बाजार में जो ऋण उपलब्ध करा सकती है बैंक, अगर वो कम उपलब्ध करा पाए तो क्या मतलब हुआ? कम, सिकुड़ गया, ऋण अधिसंकुचन। अगर वही बैंक ज्यादा उपलब्ध करा पाए तो क्या हो जाएगा? विस्तार। ठीक है। हाँ, अरे मैं आपको एक चीज तो बताने ही भूल गया, एनडीटीएल तो बता दिया, सीआरआर होता क्या है वो तो बता दूं मैं पहले आपको। सीआरआर, जिस चीज को पढ़ रहे थे उससे अपन भटक गए, कोई बात नहीं। सीआरआर क्या होता है? ठीक है, नकदी कोष अनुपात क्या होता है? देखिए क्या होता है। अब बैंक है, ठीक है, ये बैंक है, चलिए वहीं बता देता हूं अलग से, सही रहेगा। बैंक है, अब इस बैंक को 100 रुपये मिले, किससे? इस जमाकर्ता से। इस जमाकर्ता से 100 रुपये मिले, ठीक है। इस जमाकर्ता ने 100 रुपये बैंक को दे दिए। अब इसकी क्या गारंटी है कि बैंक 100 रुपये वापस जमाकर्ता को दे देगा? और ये चीज किसको कंट्रोल करनी है? आरबीआई को। क्लियर है ये चीज? 100 रुपये बैंक को आप दे तो आए, लेकिन आपके पास क्या गारंटी है कि आपको वो 100 रुपये बैंक वापस करेगा?
इसकी कोई गारंटी नहीं है, हो सकता है बैंक लॉस में चले जाए और आपका पैसा आपको मिले ही नहीं। तो उसके लिए आरबीआई ने एक नियम बना रखा है CRR, ठीक है। CRR मान लीजिए 10% है, ठीक है। CRR 10% है। इसका क्या मतलब है कि जो 100 रुपये जमाकर्ता ने बैंक को दिए हैं, उस 100 रुपये में से 10 रुपये उसे आरबीआई के पास जमा रखना पड़ेंगे। अगर 10% CRR है तो 10 रुपये उसे आरबीआई के पास जमा करना पड़ेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस 10 रुपये पर उसको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला। ये जो बैंक है, जो 100 रुपये उसे जमाकर्ता की तरफ से मिले हैं, अगर CRR 10% है तो उसे 10 रुपये किसको देने पड़ेंगे? आरबीआई को। और इस 10 रुपये पे इस बैंक को कोई भी ब्याज नहीं मिलने वाला, लेकिन उसको तो इसको पूरा का पूरा 100 रुपये पे ब्याज प्रोवाइड कराना है, ठीक है। अब बैंक के पास कितने रुपए बचे? 90 रुपये। ये 90 रुपये कहाँ लगा सकती है? मार्केट में ऋण के रूप में उपलब्ध करा सकती है। क्लियर है? तो CRR क्या है? वो पैसा जो आरबीआई के पास बिना इंटरेस्ट के रखा हुआ। अच्छा, ये रखवा क्यों रही है? मान लो उसने ये जो 90 रुपये ऋण उपलब्ध कराया है मार्केट में, ये उसको वापस नहीं मिला। उसने जिस इंडस्ट्रियलिस्ट को, मान लो ये विजय माल्या है, ठीक है। अब ये विजय माल्या को 90 रुपये का लोन दे दिया इस बैंक ने। अब ये विजय माल्या क्या भाग गया? इंग्लैंड। पैसा नहीं लौटाया बैंक का। अब बैंक का तो 100 रुपये का नुकसान हो गया। और मान लो इसकी पूरी वर्थ कितनी थी? 100 रुपये थी बैंक की, ठीक है। अब अगर इसके पास पैसा नहीं बचा, बैंक डूब गया, तो कस्टमर का पैसा पूरा का पूरा ना डूबे, इसलिए ये 10 रुपये बैंक रखवा लेती है। अब ये जो 10 रुपये हैं, ये आरबीआई किसको पहुंचा देगी? इस जमाकर्ता को पहुंचा देगी। मतलब अगर आपने 100 रुपये बैंक में जमा किए हैं और विजय माल्या आपका पैसा लेके भग गया, तो आरबीआई आपको सिर्फ 10 रुपये देगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 10 रुपये देती है, और भी देती है, उसके बारे में हम धीरे धीरे बात करेंगे। लेकिन अभी आप इससे समझिए CRR क्या होता है। ये वो पैसा है जो जमाकर्ता के हित के लिए आरबीआई अपने पास जमा कराती है। क्लियर है? ठीक है। देखिए, इससे भी बाजार में मुद्रा का प्रवाह निर्धारित हो रहा है। ध्यान दें इस चीज पे। अगर इस CRR को मैं बढ़ा दूं, मान लो इसको मैंने 20% कर दिया CRR को, आरबीआई ने बोला कि भाई CRR 20% ही होगा, तो 100 रुपये जो जमा करे हैं, इधर कितने जमा करना पड़ेगा बैंक को? 20 रुपये। अब ये ऋण कितना उपलब्ध करा पाएगी? 80। तो बाजार में पैसा कितना पहुंचा? सिर्फ 80 रुपये। और वहीं मैं बोलूं कि CRR को 5% कर दिया। अगर CRR 5% कर दिया, मतलब जो 100 रुपये जमा किए थे, उसमें से इधर आरबीआई को जमा कितने करना पड़ा? 5 रुपये। अब ऋण उपलब्ध कराने के लिए कितने रुपए बचे? 95 रुपये। देखिए, मुद्रा का प्रवाह बाजार में बढ़ गया। तो एक ऐसी स्थिति है जब आप बाजार में मुद्रा का प्रवाह बढ़ा रहे हैं, और एक स्थिति ऐसी है जब बाजार में मुद्रा का प्रवाह कम हो रहा है। तो कब हो रहा है? जब आप CRR बढ़ा रहे हैं। तो क्या हो रहा है? CRR जब बढ़ गया तो मुद्रा का प्रवाह कम हो गया, बैंक की बाजार में ऋण उपलब्ध कराने की क्षमता घट गई। CRR बढ़ने से जब बैंक की ऋण उपलब्ध कराने की क्षमता गिर गई, इसको बोलते हैं ऋण अधिसंकुचन। ऋण अधिसंकुचन, क्रेडिट स्क्वीज, जिसके बारे में मैं अभी बात कर रहा था। CRR जब मैंने घटा दी, CRR जब मैंने 5% कर दी, तो जब 5% कर दी तो 5 ही रुपए रखना पड़ी आरबीआई के पास। तो ऋण कितना उपलब्ध करा पाया मैं बाजार में? 95 रुपए उपलब्ध करा पाया। यानी ऋण जारी करने की क्या बढ़ गई? मेरी उपलब्धता बढ़ गई बैंक की। तो ऋण जारी करने की उपलब्धता का विस्तार हो गया, यानी ऋण विस्तार हो गया। क्लियर है? क्रेडिट स्क्वीज और क्रेडिट एक्सपेंशन क्या चीज है? CRR पर निर्भर करती है। मुद्रा का प्रवाह बाजार में बढ़ रहा है कि घट रहा है, ये चीज भी किस पे डिपेंड कर रही है? CRR पे भी डिपेंड करेगी। और देखिए, ये पूर्ण रूप से विस्तार होगा, किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में नहीं हो रहा। CRR बढ़ेगा तो वो ओवरऑल सब फील्ड के लिए बढ़ेगा, ठीक है। इसलिए टोटल अर्थव्यवस्था पे ये इफेक्ट डालेगी। ठीक है, क्लियर है ये बात? ठीक। देखिए, ये चीज जो बता रहा था, क्रेडिट स्क्वीज और क्रेडिट, मान लीजिए 15% थी पहले। देख लीजिए ये चार्ट भी, वैसे समझ में आ गया होगा, फिर भी चार्ट देख लीजिए एक बार कि CRR मान लीजिए 15% थी। 15% की जगह उसको मैंने 20% कर दिया। मतलब मैंने क्या कर दिया? यहाँ CRR को
बढ़ा दिया, और जैसे ही मैंने CRR को बढ़ाया तो 100 रुपये जो जमा किए थे 80 रुपये ही बचे मेरे पास निवेश के लिए। अगर मेरे पास निवेश के लिए 80 रुपये बचे मतलब अब ऋण कम हो गया। वहीं अगर 15 थी और उसको 10 कर दिया, इसका मतलब क्या है 90 रुपये निवेश के लिए दे सकता हूँ, 10 ही रुपये जमा करना पड़ा मुझे RBI के पास, तो मेरा ऋण का विस्तार हो गया। क्लियर? बढ़े आगे? ठीक है, देखिए नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट है आपका SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए SLR क्या है आपका, वैधानिक तरलता अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात। ये भी सेम कुछ CRR जैसा ही है, कोष अनुपात जैसा ही है। कैसे? बैंक है, ठीक है, इधर ही देखिए बोर्ड पे अलग से, मान लीजिए ये बैंक है। RBI के नियम के अनुसार अगर जैसे जमाकर्ता ने मान लीजिए 100 रुपये बैंक में जमा करें, ठीक है, तो CRR के अनुसार मान लीजिए CRR अगर 10% है, CRR 10% है, तो 10 रुपये कहाँ जमा हो गए? RBI में जमा हो गए, और इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला, इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, RBI की गाइडलाइन के अनुसार RBI के पास तो पैसा रखोगे ही रखोगे, बैंक को अपने पास भी पैसा रखना पड़ेगा। मतलब समझिए मैं बैंक हूँ, ठीक है, आपने मेरे पास 100 रुपये दिए, तो 10% CRR के अनुसार 10 रुपये मैंने किसको दे दिए? RBI को। अब मुझे आपके हित के लिए, यानी जमाकर्ता के हित के लिए अपने पास भी लगभग मान लीजिए इसको 20% मान लीजिए, ठीक है, 20% पैसा बैंक को अपने पास भी रखना पड़ेगा। मतलब 20 रुपये कहाँ रखना पड़ेगा? उसे खुद के पास भी रखना पड़ेगा। अगर उसे 20 रुपये अपने पास रखना पड़ रहा है तो वो बाजार में ऋण कितना उपलब्ध करवा पा रहा है? बाजार में ऋण उपलब्ध कितना कर पा रहा है? 100 में से 10 इसको दे दिए, 20 उसे खुद के पास रखना है, यानी 30 रुपये तो गए। बाजार में ऋण उपलब्ध कितना करा पाएगी? सिर्फ 70 रुपये। देखिए बाजार में क्या प्रभावित हो गया? मुद्रा का फ्लो प्रभावित हो गया। किससे? इस दर से। और इस दर को जो बैंक अपने पास रखती है वो पैसा, उसकी क्या दर है, कितना दर निर्धारित किया है, उसको SLR बोलते हैं। वो पैसा जो RBI के पास जिस दर से रखा हुआ है वो CRR दर कहलाती है। वो पैसा जो बैंक को अपने पास रखने के लिए निर्धारित की गई दर है वो SLR कहलाती है। मैं RBI हूँ, मैंने बैंकों को बोला है कि साहब आपको 20% जो भी जमा होगा उसका आपको आपके पास रखना पड़ेगा। किसका? NDTL का। जो भी जमा है आपका वो जमा का 20% आपको आपके पास रखना पड़ेगा। आप वो मार्केट में नहीं दे सकते। आप मार्केट में 90 रुपये नहीं दे सकते, आप 20% हटाकर 70 रुपये ही मार्केट में ऋण उपलब्ध करा सकते हो। ठीक है, अब ये बैंक जो SLR है 20% रखना है तो ये 3 रूप में रख सकती है इसको। कौन कौन से रूप में रख सकती है? कौन कौन से रूप में रख सकती है? चाहे तो ये सोने के रूप में रख ले, चाहे ये कैश के रूप में रख ले, चाहे ये जी सिक्योरिटीज़ के रूप में रख ले। ये बैंक के ऊपर निर्भर करता है कि उसको SLR रखना है, ये तय है। मान लो 20% रखना है उसको, 20% पैसे का SLR उसको रखना है, तो वो चाहे तो उस 20% पैसा है उसका सोना रख ले और उसको अपने बैंक में रख ले। ठीक है, 20% पैसा अपने बैंक में रख ले या 20% पैसे की जी सिक्योरिटीज़ RBI से खरीद ले। अब आप जरा खुद से सोच के बताइए कि वो इन तीनों में से किसको रखना पसंद करेगी बैंक? बैंक का मेन उद्देश्य क्या है? प्रॉफिट कमाना। ठीक है, क्या वो सोने को रखकर प्रॉफिट कमा सकती है? देखते हैं। मान लीजिए उसको 20 रुपये थे, जो 100 रुपये थे उसमें से 20% था, तो अगर 20 रुपये हैं उसके पास, ठीक है, 20 रुपये का उसने सोना खरीद लिया। मान लो आज सोने की कीमत चल रही है 20 रुपये चल रही है, मान लो 20 रुपये तोला चल रही है मान लो, तो वो क्या कर सकती है? 1 तोला सोना खरीद सकती है। ठीक है, लेकिन मान लो आज से 1 महीने बाद, जब तक उसको ये SLR रखनी है, मान लो 1 महीने तक उस जमाकर्ता ने पैसा नहीं निकाला, और जब जमाकर्ता ने पैसा निकाला उस समय कीमत हो गई 10 रुपये तोला, तो ये बैंक का घाटा हुआ कि नुकसान हुआ? नुकसान। फायदा भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि सोने का रेट घटे ही, सोने का रेट बढ़ भी सकता है, लेकिन इसमें बहुत दुविधा है, बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। मतलब बैंक का फायदा भी हो सकता है, बैंक का नुकसान भी हो सकता है। तो वो इस कारण से कि
नुकसान भी हो सकता है, फायदा भी हो सकता है। इस कारण से सोने के रूप में एसएलआर को नहीं रखती, पहली चीज। दूसरी चीज, कैश के रूप में रख सकती है कि 20 रुपए रख ही रहे। लेकिन अब जरा ध्यान दीजिए, 100 रुपए लिए थे उसने जमाकर्ता से बैंक ने, ठीक है, 10 रुपए उसने आरबीआई के पास पहुंचा दिए, 20 रुपए उसने एसएलआर के रूप में रख लिए, बचे उसके पास 70 रुपए। अब 70 रुपए से उसको खुद के लिए प्रॉफिट भी कमाना है, उसके बाद 100 रुपए पे ब्याज दे के इस जमाकर्ता को भी देना है। तो वो 20 रुपए ऐसे क्यों पड़ी रहने दे, 20 रुपए ऐसे क्यों पड़े रहने दे, क्योंकि इस पर कोई इंटरेस्ट तो उसको मिलने वाला नहीं है, तो उसको कोई फायदा नहीं हो रहा, वो 20 के 20 ही रहेंगे, इसलिए वो कैश के रूप में भी बैंक नहीं रखती। अब याद करिए जी सिक्योरिटीज का क्या काम था। जी सिक्योरिटीज का मतलब था, जो सरकारी प्रतिभूतियां थी उसका मतलब ये था कि सरकार आपसे पैसा लेगी, बदले में आपको एक जी सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएगी और उसमें आपको एक निश्चित अवधि के लिए उसको रखने बोलेगी, और निश्चित अवधि के रखने के रिटर्न में वो आपको कूपन रेट से क्या देगी, ब्याज देगी। मतलब ये जी सिक्योरिटीज एक ऐसी चीज है जिसमें आपका फायदा लगभग तय है। क्यों? क्योंकि सरकार दे रही है, तो सरकार आपको इंटरेस्ट 100% देगी। तो बैंक जो है वो जी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना सबसे ज्यादा लाभकारी समझती है। इसलिए 99.9 भी नहीं, 100% केस में ही समझिए, 100% केस में बैंक जो हैं वो क्या करती हैं, जी सिक्योरिटीज में अपना एसएलआर का पैसा रखती हैं। और इसका आप इससे समझिए कि जो आरबीआई है उसने लगभग 15% के आसपास एसएलआर की दर तय कर रखी है, लेकिन जो हमारी बैंकें हैं वो लगभग 26 से 27% तक एसएलआर में पैसा रख रही हैं। क्यों? जितना ज्यादा पैसा वो एसएलआर में जी सिक्योरिटीज के रूप में रखेंगी उतना उसका ही फायदा है, क्योंकि उसको 100% उस पर ब्याज मिलने वाला है। क्लियर है ये चीज, 100% उसको उस पर ब्याज मिलने वाला है। देखिए मैं एग्जांपल से समझाता हूं। ये बैंक है, ठीक है, ये जमाकर्ता के 100 रुपए आए थे। अब जो सीआरआर है उस पर तो उसको कोई ब्याज नहीं मिलना, 10% था, तो ये 10 रुपए पे तो उसको कोई ब्याज नहीं मिलना, ठीक है, ये सीआरआर। अब एसएलआर जो था उस पर उसने जी सिक्योरिटीज खरीद ली, 20% की मान लीजिए खरीद ली, 20 रुपए की जी सिक्योरिटीज खरीद ली। अब 20 रुपए की जब उसने जी सिक्योरिटीज खरीद ली, तो जब ये जी सिक्योरिटीज वापस सरकार को देगी तो ये 20 रुपए इसको रिटर्न नहीं करेंगी, हो सकता है ये इसको 30 रुपए रिटर्न में दें। और 70 रुपए इसने कहाँ लगा रखा था, मार्केट में। ये 70 रुपए से मान लो इसने कितना कमा लिया, 110 रुपए कर लिया। अब आप ध्यान दें, इस 70 से अगर इसने 110 कर लिया, मतलब 40 रुपए का फायदा तो यहां हो ही रहा था, 40 रुपए का फायदा यहां हो रहा था। 10 रुपए का फायदा उसने यहां एसएलआर से कमा लिया, जहां उसको फायदा होने की कोई उम्मीद ही नहीं थी। यहां से तो उसको उम्मीद थी कि फायदा हुआ, लेकिन यहां से जहां से उसको उम्मीद ही नहीं थी वहां से भी उसने फायदा कमा लिया। तो ये किसका फायदा है, बैंक का। तो बैंक फायदे के लिए ही काम कर रही है, ठीक है। तो 99.9 भी नहीं, 100% बैंक ही जी सिक्योरिटीज के रूप में एसएलआर को रखते हैं। अब आप जरा ध्यान दें इधर, तो आप एक चीज गौर कर पाएंगे कि ये जो एसएलआर है ये बाहर की मौद्रिक नीति को तो प्रभावित कर रहा है, मतलब मुद्रा के प्रवाह को बाहर कंट्रोल कर तो रहा है, लेकिन देखिए कहीं ना कहीं क्या ये भारत सरकार की कमाई का साधन नहीं बन रहा। ये जो एसएलआर है कहीं ना कहीं भारत सरकार की कमाई का साधन बन रहा है। देखिए सीआरआर क्या भारत सरकार की कमाई का साधन था? नहीं। लेकिन देखिए